स्टोरी के शुरुआत में हमें बताया जाता है हमारा एमसी मार्शल आर्ट के अल्टीमेट हाइट तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे यह एहसास हो गया कि वहां तक पहुंचने के लिए उसका एक लाइफ काफी नहीं है। उसने एंशियंट लेजेंड के कहानियों में सुना था कि एक डिवाइन ड्रैगन सेक्रेट सेंचुरी के गहराई में गोल्डन फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है। कहते हैं कि उस फ्रूट के पास इमोर्टेलिटी की पावर है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो उसी पेड़ के पास आ जाता है जिसके ऊपर गोल्डन फ्रूट लटका हुआ था। उसे देखकर वो सोचने लगता है तो सच में ये एग्जिस्ट करती है। इमोर्टेलिटी का फ्रूट। आखिरकार मैंने डिवाइन ड्रैगन को हरा दिया और उसके बगल में डिवाइन ड्रैगन मरा पड़ा होता है। फिर वो जख्मी हालत में उस फ्रूट के पास जाता है और उसे तोड़ते हुए सोच रहा होता है अब मैं मार्शल आर्ट के अल्टीमेट हाइट तक पहुंच सकता हूँ। फिर वो उस गोल्डन फ्रूट को खा लेता है और वो जैसे ही खाता है उसके अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकलने लगती है। फिर उसके बाद हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम गिल्फास एल ड्रैगन था, जिसे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के रूप में जाना जाता था। फिर बहुत सालों बाद हमें एक आलीशान मैनर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा एमसी था जो बूढ़ा हो गया था और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, जो अब मरने के कगार पर आ चुका था। और वो कहता है ये तो समय की बात है, एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था। फिर हमारे एमसी या एल ड्रैगन फैमिली के पहले बेटे गिलियम को दिखाया जाता है जो कहता है नहीं फादर। फिर हमारे एमसी गिल्फास को दिखाया जाता है जो एल ड्रैगन फैमिली का हेड होता है। फिर वो कहता है तुम इस तरह से अपना ब्यूटीफुल चेहरा क्यों बना रहे हो, सिंपली मेरे जाने का समय आ गया है। फिर गिलियम कहता है बिना मदर फादर के ये आलीशान बैनर भी खाली खाली सा लगता है। फिर हमारा एमसी कहता है इतना कमजोर मत बनो। फिर वो सोचने लगता है आखिरकार मुझे उन लेजेंड्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मेरे वाइफ और बच्चे हैं। फिर उसके बाद हमारा एमसी गिल्फास कहता है मेरे प्यारे बच्चे, मुझे जितना जीना था मैं उससे ज्यादा जी चुका हूँ, अब मेरी जिंदगी में रिग्रेट करने के लिए कुछ नहीं बचा है। पर वो अंदर ही अंदर गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है ये क्या बकवास है, अगर मेरे पास समय होता, काश मेरे पास और ज्यादा समय होता, मैं अभी भी मार्शल आर्ट के अल्टीमेट हाइट तक नहीं पहुंच पाया हूँ। और उसका बेटा गिलम भी फादर बोलकर रो रहा होता है। फिर उसके बाद बताया जाता है इसी तरह से गिल्फास एल ड्रैगन की आंखें जिंदगी भर के लिए बंद हो गई, लेकिन उसकी आंखें फिर से खुली एक बच्चे के रूप में। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो एक बच्चे के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया होता है और वो सामने की तरफ देखकर सोच रहा होता है ये तो एनेक्स नहीं लग रहा और मेरी बॉडी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रही है। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखकर सोचने लगता है आखिर ये बच्चे के जैसे हाथ किसके हैं, और जब उसे पता चलता है कि वो हाथ उसी के हैं तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है क्या मैं एक बच्चा बन गया हूँ। फिर वो सोचने लगता है मेरे जैसे 10 स्टार वाले को आखिर बिना पता लगे इस सिचुएशन में कौन डाल सकता है और कैसे डाल सकता है। पर तभी अचानक से उसे एक चीज याद आता है और वो सेक्रेट सेंचुरी के अंदर के गोल्डन फ्रूट को याद करने लगता है जिसे पाने के लिए उसने डिवाइन ड्रैगन तक को मारा था। उसे याद करके वो सोचने लगता है तो उस फ्रूट की पावर इमोर्टिलिटी नहीं बल्कि रीइंकार्नेशन था। फिर उसके बाद वो काफी खुश होते हुए सोचने लगता है मैंने उम्मीद नहीं किया था लेकिन मैं काफी लक्की हूँ, अब मैं मार्शल आर्ट के अल्टीमेट हाइट तक पहुँच सकता हूँ। फिर वो अगल बगल देखता है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसे देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो सोचने लगता है ये एनेक्स है, मतलब मैं अपने ही एल ड्रैगन फैमिली में रिबॉर्न हो चुका हूँ, लेकिन आसपास इतने सारे बच्चे क्यों हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ मेड को दिखाया जाता है जो मग में भरे लाल रंग के लिक्विड को लेकर आ रही थी। उन्हें देखकर हमारा एम से सोच रहा होता है ऐसे लगता है हमारा खाना खाने का समय आ गया है, आखिरकार हम लोग बच्चे हैं। फिर उसके बाद एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है जिसे पकड़े हुए थे और वो चिल्ला रहा था। फिर उसके बाद वो मेड लाल रंग के लिक्विड वाले बोतल को उस गॉब्लिन को पिला देते हैं और उसे देखकर हमारा एम से सोच रहा होता है आखिर यहाँ एक गॉब्लिन क्या कर रहा है और वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। पर तभी वो गॉब्लिन जैसे ही उस बोतल को पीकर खत्म करता है उसका सीना लाल पड़ जाता है और वो थोड़ी देर में ही ब्लास्ट कर जाता है और उसके खून के छींटे हमारे एमसी के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो मेड आपस में बात करने लगती है अगर हम इसे थोड़ा पतला कर देते हैं तो ये सेफ होगा, उसके बाद इन्हें पिलाना है। फिर उसके बाद वो सभी बच्चों को उठाकर पिलाने लगती है और हमारे एमसी को भी वो रेड लिक्विड पिलाने वाली होती है, जिसे देखकर एमसी सोचने लगता है आखिर ये है क्या, ये दूध तो बिल्कुल भी नहीं है, इस
इसके अंदर इमेंस पावर है, ये बच्चों के लिए खतरनाक है। लेकिन अगले ही पल वो मेड उस रेड लिक्विड को एमसी के मुंह में डाल देती है और हमारा एमसी ना चाह कर भी उस लिक्विड को पीने लगता है। फिर उसके बाद वो सोचने लगता है क्या ये एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड है? आखिर ये बेवकूफ लोग क्या सोच रहे हैं? वो लोग हमें ये पीने के लिए क्यों दे रहे हैं? ये ठीक नहीं है, इसे मुझे उगलना होगा। भले ही मैंने थोड़ा बहुत पी लिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीने से मरूंगा नहीं। दूसरे बच्चे भी इसे पीते ही उगल दिए। इससे पहले मैं एक्सप्लोड हो जाऊं, मुझे इसे उगलना होगा। लेकिन क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। अगर मैं इस पूरे सोर्स पावर को ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ तो शायद मैं अपने प्रीवियस सेल्फ से भी आगे निकल सकता हूँ और मार्शल आर्ट के अल्टीमेट हाइट तक पहुँच सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाऊंगा। फिर उसके बाद एमसी के बॉडी के ऊपर ड्रैगन ब्लड का असर होने लगता है और वो अपने मन ही मन कहता है, मुझे कम मत समझो, गिल्फास एल ड्रैगन को कम मत समझो। और उसे इस तरह से पीता देख वो मेड भी काफी हैरान हो जाती है और हमारा एमसी उस ब्लड को पीते हुए सोच रहा होता है, मैं इस ड्रैगन ब्लड के पावर को ऑब्जॉर्व करूंगा और जो मार्शल आर्ट के अल्टीमेट हाइट तक मैं पास्ट लाइफ में नहीं पहुंच पाया वो मैं इस लाइफ में पहुंचूंगा। फिर उसके बाद हमारे एमसी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन होता है और ये एमसी के अंदर का ड्रैगन पावर था और उसके सामने एक छोटा सा ड्रैगन आता है और ये ड्रैगन एंशिएंट ब्लड का ड्रैगन का पावर था। फिर एमसी का ड्रैगन बड़े ही आसानी से एंशिएंट ब्लड के ड्रैगन को दबोच लेता है, जिसे देखकर एमसी सोच रहा होता है क्या ये इतना आसानी से हो गया? नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर एमसी ड्रैगन के ब्लड को ऑब्जॉर्व कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है, देखकर ऐसे लगता है कि इसे दूसरे बच्चों ने भी सरवाइव कर लिया है। लेकिन सच में एक बच्चे की बॉडी बहुत कमजोर होती है और वो यही सब सोच सोच कर अंगूठा चूसते हुए सो जाता है। फिर उसके बाद 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी हाथ के बल उल्टा खड़े होकर और अपने पैर पर एक बड़ा सा पत्थर को रखकर एक हाथ से पुशअप कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो उस पत्थर को फेंक देता है और सीधा होकर जमीन पर बैठ जाता है। फिर वो खड़े होकर सोचने लगता है, अभी भी ये फिजिक काफी अच्छा है, ये एंशिएंट ड्रैगन ब्लड को ऑब्जॉर्व करने की वजह से है। और यहाँ पर हमारे एमसी का प्रेजेंट टाइम का नाम जेके एल ड्रैगन होता है, तो अब से मैं इसे जेके ही बुलाऊंगा। फिर उसके बाद बताया जाता है जितने भी लिविंग बींग होते हैं उन सभी में सोर्स पावर होता है और वो एंशिएंट ड्रैगन ब्लड जिसे जेके और दूसरे बच्चों ने पिया था उसके अंदर काफी ज्यादा सोर्स पावर था। जो बच्चे इन्हें कंज्यूम कर लेते हैं उनकी बॉडी आम लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जिस डिवाइन ड्रैगन को जेके ने अपने पास्ट लाइफ में हराया था उसका सोर्स पावर और एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड का सोर्स पावर कंबाइन हो गया। जेके सिर्फ एकमात्र ऐसा बच्चा था जिसने एंशिएंट ड्रैगन के पूरे सोर्स पावर को ऑब्जॉर्व किया है। फिर उसके बाद हमारा एमसी सोचने लगता है, मैं अभी भी सिर्फ 1 स्टार पर हूँ, मुझे कम से कम अब तक 4 स्टार तक पहुँच जाना चाहिए था। फिर उसके बाद बताया जाता है स्टार हमारा सोर्स पावर होता है। हमारा बॉडी स्टार से भरा एक यूनिवर्स है जिसके पास जितना स्टार होता है आदमी उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। जेके के पास्ट लाइफ में गिल्फास एल ड्रैगन 10 स्टार तक पहुंच चुका था। वो दुनिया में सिर्फ एकमात्र 10 स्टार तक पहुंचने वाला आदमी था। सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस ही लोगों को डराने के लिए काफी था। फिर उसके बाद हमें जेके के बारे में बताया जाता है, उसे रिबॉर्न हुए 7 साल हो गए और वो अभी के एल ड्रैगन फैमिली हेड का एक एलिजिमेट चाइल्ड है, यह नाजायज बच्चा है। फिर जेके सोचने लगता है, मेरी माँ पहले ही गुजर चुकी है और मेरे फादर मुझसे ना तो एक बार भी मिलने आए हैं और ना ही मैं उनका चेहरा एक बार भी देखा हूँ। फिर उसके बाद वो सोचने लगता है, मैं 1000 साल बाद रीइंकार्नेट हुआ हूँ और मुझे पता चला कि अब इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए भी जान जोखिम में डालना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड को बच्चों को पिलाना है। ये एक खास तरह का रिचुअल है जिसे ड्रैगन ट्रायल कहा जाता है। जो इस ट्रायल को सरवाइव कर जाते हैं सिर्फ उन्हीं बेबी को एल ड्रैगन के वॉरियर के रूप में एजुकेशन दी जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और वो यही सवाल मेट से भी पूछता है। फिर मेट कहती है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। फिर यहाँ पर पता चलता है कि जेके को 7 साल हो गए लेकिन उसके लिए कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं आया। फिर जेके चिल्लाते हुए कहता है, ये बात साफ साफ पता चल रहा है कि ये बहुत अजीब है। जो
जो लोग ट्रायल को पास कर लेते हैं उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो मेट कहती है मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। फिर वो कहता है कॉम्बैट एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल कंडीशन है, मैं इसे खुद अपने आप कर सकता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कम से कम दूसरे बच्चों और मेरी फैमिली में क्या हो रहा है उनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर मेट कहती है मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। फिर जेके कहता है तुम जान रही हो ना, मैं तो सिर्फ फैमिली के मामले के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मेट कहती है मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। फिर उसके बाद जेके गुस्से से कहता है क्या तुम सिर्फ यही कह सकती हो। फिर वो मेट भी सीरियस फेस बनाते हुए कहती है मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। फिर जेके कहता है मुझे बुरी तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। फिर वो मेट कहती है हमें सिर्फ आपके डेली नीड्स को पूरा करने का ऑर्डर दिया गया है। उसे देखकर जेके सोचने लगता है ये 3 स्टार लेवल की प्रैक्टिशनर है, अगर इसे इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता तो ये मेरे कॉम्बैट एजुकेशन के लिए काफी होती। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हारे जैसे किसी के साथ रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है मैं जंगल चले जाऊँ। फिर उसके बाद हमें एक छोटे से पौधे को दिखाया जाता है जिसे जेके उखाड़ के कच्चा खा जाता है। फिर वो कहता है ये पॉइजनस ग्रास बहुत कड़वा है पर ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और यहाँ पर जेके के ऊपर कोई निगरानी रख रहा था। फिर उसके बाद वो पीछे की तरफ देखकर कहता है वो आंखें जो मेरा पीछा कर रही है मैं चाहूंगा उसके बारे में कुछ किया जा सके। मैंने भी क्या सोचा था वो इतने छोटी से बात पर बाहर क्यों आएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है तो तुम सीधा सामने आ जाओ। फिर उसके बाद वो एक झाड़ी के पास छिपकर सामने की तरफ गौर से देखने लगता है और उसके सामने एक बोर होता है जिसे देखकर वो सोचने लगता है ये एक एंगर बोर है पर इसके आसपास से जो ब्लैक मिस्ट निकल रही है वो 1000 साल पहले नहीं हुआ करती थी। और उस बोर को भी जेके महसूस हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और जेके को देखकर गुर्राने लगता है। फिर वो बोर जेके के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास दौड़कर जाने लगता है जिसे देखकर जेके स्माइल करने लगता है। और जैसे ही बोर जेके के पास आता है जेके मुड़ जाता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथों में स्टार पावर को यूज करता है और उस बोर को एक पंच दे मारता है। फिर वो अपने हाथ को देखकर सोचने लगता है सच में 1 स्टार लेवल के मैं सिर्फ थोड़े से पावर से ही उस बोर को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद वो उस बोर को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से लेकर जाते हुए सोचने लगता है सच में स्टार की क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा लगता है मुझे एक लंबी जर्नी पर जाना चाहिए। और वह जैसे ही वहाँ से जाता है एक झाड़ी के पीछे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर नजर रख रहा था। वो सोचने लगता है आखिर ये क्या चल रहा है। उसने 1 स्टार के पावर को मैनिफेस्ट किया और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में एक एंकर बोर को खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं बहुत अच्छे से छिपा था फिर भी वो मेरे प्रेजेंस को जान गया। ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर उसके बाद बताया जाता है जेके की मदर की कम उम्र में ही मौत हो गई और उसके फादर को उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जेके को एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया। लेकिन उसके अंदर फैमिली हेड का खून बहता है, इसलिए उसे फैमिली से भागने का परमिशन नहीं है, इसलिए उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाती है। फिर उसके बाद वो आदमी सोचने लगता है भले ही वो एक नाजायज बच्चा है लेकिन उसके अंदर फैमिली हेड का ब्लड लाइन है। मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो फ्यूचर में कितना ज्यादा ताकतवर बनेगा। फिर उसके बाद वो आदमी वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद जेके का घर दिखाया जाता है जहाँ वो पहुँच गया होता है। वो सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ लोग हैं 3 4 स्टार लेवल का और एक 5 स्टार लेवल का, आखिर वो लोग यहाँ क्या करने आए हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। फिर वो दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं यहाँ की हवा बहुत ताजी है। फिर दूसरा कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कोई रिफ्ट नहीं है, इसलिए यहाँ क्योस भी नहीं है। और उनकी बातें सुनने के बाद जेके सोचता है इनकी बातों से ये कोई दुश्मन नहीं लग रहे हैं। ठीक है अगर ऐसी बात है। फिर उसके बाद जेके दरवाजा खोल देता है जिसके वजह से वो सभी लोग जेके को देखने लगते हैं और जेके उन्हें देखकर सोचने लगता है इनके कपड़ों में एल ड्रैगन फैमिली का एम्बलम है, आखिर इन लोगों को मुझसे क्या काम है। फिर उसके बाद वो सभी लोग अपना सिर झुकाकर कहते हैं मास्टर जेके हम आपको यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। मास्टर जेके आपको एग्जामिनेशन देना होगा। जिसकी बातों को तो जेके एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाता पर वो अगले ही पल काफी हैरान होते हुए सोचने लगते हैं क्या एग्जामिनेशन। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे पूरे समय कुछ सिखाया नहीं गया है तो मैं एग्जामिनेशन कैसे दूंगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जेके वहाँ पहुँच गया होता है और वो सामने की तरफ देखकर कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी मेन स्टेट में वापस आऊंगा। फिर वो पहले की बातों को बताता है। यहाँ पहुँचने के बाद मेन हाउस से आया हुआ मैसेंजर के द्वारा मेन फैमिली में वापस लाया गया
और जहाँ वो मैसेंजर कह रहा होता है तुम्हें कपड़े बदलना होगा, तुम इस तरह से भीड़ में नहीं जा सकते। फिर जेके कहता है क्या मैं अंदर नहीं जा सकता? फिर जेके बताता है मैं यहाँ रहने के लिए नहीं लाया गया। ऐसा लगता है एल ड्रैगन फैमिली ने 1000 सालों में एक डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है। ड्रैगन फैमिली में सभी पैदा हुए बच्चे इस ड्रैगन नेस्ट के अंदर जाने का एम रखते हैं और उन्हें 7 साल की उम्र तक एजुकेशन मिलता है और आज उसी का ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं सिखाया गया और एग्जाम देना मैंडेटरी है, इसलिए मुझे उतने दूर से लाया गया। फिर उसके बाद वो वहीं पर सिर पकड़कर बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है इसलिए जब मैं वापस जाने के बारे में सोच रहा था तो उन्होंने मुझे वापस नहीं भेजा। फिर तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है और इसका नाम रेंगिस होता है जो ऑर्ट्सकेल विलेज से होता है। फिर वो कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम परेशान लग रहे हो। फिर जेके कहता है तुम कौन हो? फिर रेंगिस कहता है मैं रेंगिस हूँ, तुम परेशान दिख रहे थे इसलिए मैंने तुमसे पूछा। फिर उसके बाद जेके उसे गौर से देखते हुए सोचने लगता है भले ही ये बच्चा डरपोक लग रहा है लेकिन ये एक जीनियस है। फिर उसके बाद जेके खड़े हो जाता है और कहता है इसके लिए मुझे माफ कर दो, जिसकी बातें सुनकर रेंगिस को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जेके कहता है तुमने कहा तुम्हारा नाम रेंगिस है, मेरा नाम जेके है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो हमसे असलियत में क्या करवाने वाले हैं। फिर रेंगिस कहता है टेस्ट का कंटेंट हर साल नहीं बदलता है। फिर जेके कहता है मुझे टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी बातें सुनकर रेंगिस काफी हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है आखिर तुम्हें टेस्ट के बारे में कैसे नहीं पता? पर तभी उसके पीछे से एक लड़का आते हुए कहता है हे कमजोर रेंगिस, जिसके वजह से वो दोनों उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं। फिर उसके बाद इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रेटॉन होता है और ये भी ऑर्ट्सकेल विलेज से होता है, मतलब रेंगिस के विलेज से होता है। फिर वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो कमजोर कहीं के? क्या तुम खो गए हो? इससे पहले कि तुम्हें चोट लगे तुम घर वापस चले जाओ। फिर रेंगिस कहता है मैं यहाँ बिल्कुल ड्रैगन नेस्ट के एग्जाम के लिए आया हूँ। फिर रेटॉन उसके पास आकर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम इस एग्जाम को पास कर सकते हो। तुम्हारे फादर एक सीडो ड्रैगन है, एक सीडो ड्रैगन के बेटे से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद जेके रेंगिस के हाथ की तरफ देखने लगता है जो कांप रहा था। फिर उसके बाद रेंगिस सोचने लगता है एब्सोल्यूट मोनार्च ने एल ड्रैगन फैमिली में उनके पावर के हिसाब से सभी को अलग अलग पोजीशन दी है। सबसे पहले आता है नोविस वेल्प ड्रैगन, फिर उसके ऊपर आता है रेगुलर सोल्जर चाइल्ड्स ड्रैगन, फिर उसके बाद आता है कैप्टन लेवल अडल्ट ड्रैगन, फिर उसके बाद आता है एक्सिक्यूटिव लेवल एल्डर ड्रैगन या एल्डर, और सबसे नीचे आता है सीडो ड्रैगन जो ड्रैगन नेस्ट में इंटर नहीं कर सके और वो ग्रेजुएट नहीं हो सके, इसलिए उन्हें इमेच्योर माना जाता है और उन्हें नहीं माना जाता कि वो असली में एल ड्रैगन फैमिली के लोग हैं। लेकिन मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हम लोग नकली नहीं हैं। फिर उसके बाद जेके कहता है क्यों? आखिर तुम लोग इसके बिना एग्जाम दिए ये कैसे बता सकते हो कि ये पास होगा या नहीं? फिर रेटॉन कहता है हे तुम कौन हो? आखिर इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फिर जेके कहता है नहीं ये तो बस एक सवाल था, आखिर रेंगिस इस एग्जाम को पास क्यों नहीं कर सकता? फिर रेटॉन कहता है क्योंकि ये बात साफ साफ है ये लड़का बहुत कमजोर है। जिसकी बातें सुनने के बाद जेके कहता है क्या कमजोर? मुझे लगता है कि शायद वो तुम सभी से ज्यादा ताकतवर है। जिसकी बातें सुनने के बाद रेंगिस भी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद रेटॉन और उसके साथ के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम इस कमजोर से भी नीचे हैं? फिर उसके बाद वहाँ एग्जामिनर आते हुए कहता है सभी लोग ध्यान दो, और ये अडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर होता है जो कहता है ड्रैगन नेस्ट का एग्जाम शुरू हो गया है तो सभी लोग रजिस्टर करके अपना नंबर टैग ले और अंदर आ जाएं। फिर उसके बाद रेटॉन वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे तुम्हारा चेहरा याद रहेगा कमीने कहीं के। फिर जेके कहता है उसे उतना भी ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, आजकल के छोटे बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर रेंगिस कहता है लेकिन हम सभी तो एक ही उम्र के हैं ना, और कोई भी गुस्सा हो जाएगा जब उसे कहा जाएगा कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर जेके कहता है क्या ऐसी बात है, लेकिन ये एग्जाम देना तो मैंडेटरी है। फिर उसके बाद रेंगिस कहता है क्या तुम मुझे एग्जाम से निकलवा सकते हो? फिर जेके कहता है क्या तुम एग्जाम से निकलना चाहते हो? फिर रेंगिस कहता है तुम्हें भी एग्जाम से निकल जाना चाहिए, ये चोट लगने से ज्यादा बेहतर है। जिसकी बातों को जेके समझ नहीं पाता। फिर वो कहता है मेरे स्किल लेवल के हिसाब से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, चाहे कोई कितने भी कोशिश कर ले। फिर उसके बाद रेंगिस कहता है भले ही तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ नहीं
नहीं पता हो, लेकिन सच में तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। फिर उसके बाद जेके कहता है जो भी हो, हमें जल्दी करना चाहिए, एग्जाम शुरू होने वाला है। उसके बाद सुनकर रेंगिस भी कुछ नहीं बोल पाता है। फिर उसके बाद ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां एग्जामिनर कह रहा होता है एग्जाम बहुत ही सिंपल है, अगर तुम इस पत्थर को स्क्रैच कर पाते हो तो तुम पास हो जाओगे। तुम लोग इसमें वेपन का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम खाली हाथ भी इसे करते हो तो भी ये चलेगा, बस तुम्हें एक स्क्रैच करना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांस है। फिर उसके बाद जेके कहता है जितना मैंने सोचा था ये एग्जाम तो उससे भी ज्यादा आसान है। उसके बाद सुनकर रेंगिस हैरान हो जाता है। फिर जेके कहता है सिर्फ पत्थर पर एक स्क्रैच ही तो करना है। फिर उसके बाद वो सोचने लगता है ड्रैगन ट्रायल जैसे एक क्रेजी रिचुअल के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एग्जाम काफी मुश्किल होगा, लेकिन मैं सच में इससे निराश हुआ। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है एग्जाम शुरू होता है। फिर उसके बाद एक लड़का आता है और उस पत्थर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, और रेंगिस यहाँ पर काफी परेशान होते हुए अपने कान ढक लेता है। फिर दिखाया जाता है उस लड़के के शॉट टूटने के साथ साथ उसके दोनों हाथ भी उखड़कर फेंका जाते हैं, जिसे देखकर जेके भी काफी हैरान हो जाता है। फिर वो लड़का जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगता है। फिर वो एग्जामिनर कहता है तुम्हारा पहला चांस खत्म हो गया, क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहोगे? फिर वो एक पेपर पर लिखते हुए कहता है तुमने एग्जाम छोड़ने के बारे में सोचा है, इसे साफ कर दो। फिर वो कहता है जो अगले है वो यहाँ पर आ जाए, और वहीं रेंगिस काफी ज्यादा घबराने लगता है, जिसे देखकर जेके गुस्सा होने लगता है। फिर वो कहता है आखिर ये चीज क्या है? फिर रेंगिस बताता है इसे रीजनरेशन स्टोन कहते हैं, ये छोटे मोटे स्क्रैच को बहुत ही जल्दी रिपेयर कर लेता है, और इसके अलावा इसके ऊपर ब्रूट फोर्स से अटैक किया जाए तो इसे वो 100 गुना ताकत से वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर जेके कहता है सच में ये रेडिकुलस मटेरियल है। फिर रेंगिस कहता है लेकिन अगर तुम अपने बॉडी में सोर्स पावर को अच्छे से सर्कुलेट करते हो तो तुम इसे अटैक से स्क्रैच कर सकते हो। फिर जेके कहता है जो मैंने सुना है उससे लगता है मार्शल आर्ट के क्वालिटी को सीखने से ज्यादा सोर्स पावर को हैंडल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। फिर उसके बाद जेके ऊपर की तरफ देखकर सोचने लगता है, और वो यहाँ पर रेटॉन को देखकर सोच रहा होता है शायद वो लोग भी इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। फिर उसके बाद कई सारे पार्टिसिपेंट को दिखाया जाता है जो लोग अटैक करते हैं और उनका अटैक उन्हीं के ऊपर बाउंस हो जाता है, और वो सभी लोग फेल हो जाते हैं और कुछ लोग पास हो जाते हैं, और ऐसे ही करते हुए जेके का नंबर भी आ जाता है। फिर उसके बाद रेंगिस कहता है अगर तुम्हें लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम विड्रॉ कर लेना। फिर उसके बाद जेके वहां से जाते हुए कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो, पर रेंगिस अभी भी उसके बारे में चिंता कर रहा होता है। फिर जैसे ही जेके आता है एग्जामिनर कहता है तुम किस वेपन को चुनना चाहोगे? फिर एग्जामिनर जैसे ही जेके को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जेके के अंदर से उसे काफी सोर्स पावर महसूस हो रहा था। फिर जेके कहता है मैं किसी वेपन को यूज नहीं करूंगा। फिर एग्जामिनर कहता है क्या तुम सच में किसी वेपन को यूज नहीं करोगे? फिर जेके कहता है हाँ, इसके लिए मेरा मुक्का ही काफी है। जिसकी बातें सुनकर वहाँ सभी पार्टिसिपेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और उनकी बातें सुनकर रेंगिस और घबराते हुए सोचने लगता है मुझे उसे रोकना चाहिए था। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है ठीक है शुरू करो। फिर जेके उस पत्थर के पास जाकर उसे छूते हुए सोचने लगता है इस तरह के मटेरियल को मैंने पास्ट लाइफ में नहीं देखा था, शायद ये 1000 साल के बीच में बना होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो अपने हाथों में सोर्स पावर को यूज करता है, जिसे देखकर रेंगिस परेशान होते हुए कहता है नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। फिर वो जोर से जेके का नाम चिल्लाता है, और वहीं जेके उस पत्थर के ऊपर पंच मारते हुए सोचता है मैं इसके ऊपर अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा। और रेंगिस सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जेके यहाँ पर ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट का फर्स्ट फॉर्म बस्ट स्ट्राइक का यूज करता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसके वजह से वहाँ पर धूल उड़ने लगा था। और उसे देखकर कैप्टन भी हैरान हो जाता है, और वहीं जेके स्माइल कर रहा था, और वो सोच रहा था अभी भी ये टेक्निक मेरे लिए ज्यादा एडवांस है। फिर दिखाया जाता है जिस जगह पंच पड़ा होता है पत्थर का वो हिस्सा ही पूरे तरह से टूटकर गायब हो गया होता है। फिर उसके बाद वो हंसते हुए कहता है अभी भी लगता है मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है। और जो लोग थोड़ी देर पहले मजाक उड़ा रहे थे वो सभी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और वहीं रेटॉन भी परेशान होते हुए कहता है उसने चकनाचूर कर दिया। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो इसे देखकर कहती है ये काफी इंटरेस्टिंग है।
और सबसे ज्यादा हैरान तो रेंगिस होता है, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वहीं जेके इस्माइल कर रहा होता है और एग्जामिनर जेके को देखकर सोचने लगता है, रीजनरेशन स्टोन के एक हिस्से को गायब करना ये इम्पॉसिबल है। ऐसा सिर्फ 4 स्टार लेवल या उससे ऊपर के लोग ही कर सकते हैं। एक बच्चे के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। भले ही वो नाजायज बच्चा है, लेकिन क्या सच में उसके अंदर फैमिली हेड का ब्लड लाइन है? लेकिन उसने जो टेक्निक अभी यूज किया मैंने उसे कहीं और देखा है। फिर उसके बाद जेके कहता है, मिस्टर एग्जामिनर मेरे टेस्ट का रिजल्ट कैसा है? फिर उसके बाद एग्जामिनर अनाउंस करता है नंबर 315 पास हो गया। फिर तभी एग्जामिनर के साथ वाला एक आदमी आता है और उसे पोशन देकर जाने के लिए कहता है, जिसे देखकर जेके कहता है ये क्या है, पर वो आदमी बस स्माइल करता है। तभी एग्जामिनर कहता है जल्दी से इस एरिया को साफ करो। और शायद यही वो आदमी है जो जेके के ऊपर निगरानी रख रहा था, जिसे देखकर जेके गुस्सा करते हुए कहता है इस एरिया के लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। फिर तभी वहाँ रेंगिस आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है ये अमेजिंग था, तुमने उसे चकनाचूर कर दिया। फिर जेके कहता है ये आसान था। फिर वो उस आदमी को याद करने लगता है जो उसके सवाल पर इस्माइल कर रहा था। फिर वो उस पोशन को दिखाते हुए कहता है ये क्या है? फिर रेंगिस कहता है तुम्हें हीलिंग पोशन मिला है। फिर जेके कहता है हीलिंग पोशन ये क्या है? फिर उसके बाद रेंगिस उस पोशन के ढक्कन को खोलते हुए कहता है तुम इसे पी लो। फिर जेके उस पोशन को ले लेता है और सोचने लगता है ये पॉइजन नहीं लग रहा, क्या ये स्पिरिट मेडिसिन है? लेकिन इसे बनाने वाले मटेरियल काफी रेयर होते हैं और वो सिर्फ सीक्रेट रियल्म में ही मिलते हैं, और इसके लिए काफी ज्यादा सोर्स पावर वाली कोर की जरूरत पड़ती है जो डिवाइन बीस्ट और फैंटम बीस्ट की होती है। लेकिन उनका सामना करना काफी मुश्किल होता है। फिर उसके बाद वो उस पोशन को पी जाता है और वो जैसे ही पीता है उसकी सारी चोटें हील हो जाती हैं, जिसे देखकर जेके एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या ये स्पिरिट मेडिसिन थी? फिर रेंगिस कहता है मुझे नहीं पता तुम किस स्पिरिट मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन इस पोशन को एल ड्रैगन फैमिली ने तैयार किया है जो नॉर्मल पोशन से बहुत ज्यादा बेहतर है। ये सच में काफी अच्छा है। फिर जेके कहता है बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, इसने मेरी सभी चोटों को बहुत ही जल्दी हील कर दिया। फिर जोकी जेके सोचने लगता है ये सच है, पर ये स्पिरिट मेडिसिन की तरह सोर्स पावर को नहीं बढ़ाता। सच में इंसानियत ने हजारों सालों में बहुत कुछ खोजा है। और दिखाया जाता है जेके अपनी जगह पर चले जाता है, फिर भी रेंगिस उसकी तारीफ किए जा रहा था। फिर उसके बाद रेटॉन का भी नंबर आ जाता है और वो भी पत्थर के ऊपर एक स्क्रैच करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी हालत भी खराब हो गई थी, जिसे देखकर रेंगिस डरने लगता है। तभी रेंगिस का नंबर आ जाता है और वो काफी डरते हुए जा रहा था। फिर जेके रेंगिस को चेयर करते हुए कहता है तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, तुम इसे आसानी से कर लोगे। रेंगिस रोते हुए कहता है इतना जोर से मत चिल्लाओ। फिर जेके कहता है आखिर ये लड़का क्या करने के बारे में सोच रहा है। फिर रेंगिस को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड को पकड़ा था और वो उसमें सोर्स पावर को सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसके बाद स्वॉर्ड से पत्थर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड बाउंस हो जाता है और वो पीछे फेंका जाता है। फिर एग्जामिनर कहता है तुम्हारा पहला चांस खत्म हो गया। फिर रेंगिस कहता है मैं इस बार जरूर कर लूंगा। फिर वो खड़े होता है और अपने स्वॉर्ड से फिर से उस पत्थर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर से उसका स्वॉर्ड बाउंस हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ को देखने लगता है जो कांप रहा था, और वो कांपते हुए आवाज में कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसे देखकर रेटॉन और उसका दोस्त हंसने लगता है। फिर वो कहता है जैसे कि सीडो ड्रैगन के बेटे से उम्मीद थी, उसे पहले ही हार मान लेना चाहिए था। तुमने पहले क्या कहा था कि तुम हम सभी से ज्यादा स्ट्रांग हो। जिसकी बातें सुनकर सभी लोग रेंगिस के ऊपर मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस बचा हुआ है। जिसकी बातें सुनकर वहाँ सभी लोग रेंगिस का मजाक उड़ाते हुए उसे हार मानने के लिए कहते हैं। फिर तभी पीछे से आते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम स्पेयर का यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम शॉर्ट का यूज क्यों कर रहे हो। फिर रेंगिस कहता है क्या स्पेयर, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर जेके कहता है मैंने कहा स्पेयर को चुनो, शॉर्ट तुम्हें सूट नहीं करती, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी कोशिश करो, तुम शॉर्ट से उस स्टोन के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं कर पा रहे हो। जिसकी बातें सुनकर वहाँ सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं जो शॉर्ट से कुछ नहीं कर पाया वो स्पेयर से क्या ही उखाड़ लेगा। फिर जेके कहता है मिस्टर एग्जामिनर क्या एग्जाम के बीच में वेपन को चेंज करना रूल को तोड़ता है। एग्जामिनर कहता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दूसरे वेपन को यूज कर सकते हो। फिर जेके कहता है रेंगिस ये तुम्हारे लिए अच्छा है, इसे छोड़ने से बेहतर है एक बार मेरे ऊपर भरोसा करो। फिर उसके बाद
रेंगिस पहले की बातों को याद करने लगता है। फिर उसके बाद वो अपने जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, मैं इस पेयर को यूज करूंगा। फिर उसके बाद रेंगिस पास्ट की बातों को याद करने लगता है। मेरे फादर ड्रैगन नेस्ट में इंटर नहीं कर सके, उन्हें स्यूडो ड्रैगन कहा जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसके बावजूद भी मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छे से पाला। मैं ये साबित कर दूंगा मेरे फादर ने जो मुझे पाला है वो नकली नहीं है। आज मैं इसे सभी के सामने साबित कर दूंगा। फिर वो स्पेयर पकड़ लेता है। फिर वो सोचने लगता है, अगर मैं शॉट को यूज करता हूँ तो रिजल्ट पहले के ही जैसे होगा, इसलिए मुझे जेके पर भरोसा रख के स्पेयर को यूज करना चाहिए। लेकिन मैंने इसे पहले कभी यूज नहीं किया है तो मैं इसे कैसे यूज करूंगा। फिर उसके बाद जेके उस स्टोन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, रेंगिस सामने की तरफ थ्रस्ट करो, कुछ भी मत सोचो, आगे बढ़ो और सीधा थ्रस्ट करो। फिर रेंगिस कहता है, मुझे एकदम सीधा थ्रस्ट करना है। फिर उसके बाद रेंगिस सोचने लगता है, आमतौर पर सोचूं तो एक स्पेयर जिसे मैंने कभी नहीं चलाया उसे एकदम सीधा थ्रस्ट करना है। शायद ये रीजनरेशन स्टोन को स्क्रैच नहीं कर पाएगा, लेकिन बिना कोशिश किए बिना मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये होगा या नहीं। भले ही मैं उससे आज मिला लेकिन मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर उसके बाद रेंगिस कहता है, मैं समझ गया, मैं कोशिश करूंगा। फिर वो स्पेयर में सोर्स पावर को यूज करते हुए सोचने लगता है, अगर जेके मुझ पर भरोसा कर रहा है तो मुझे भी उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। जब मैं शॉट को पकड़ा करता था तो उसमें इतना ज्यादा सोर्स पावर कभी फ्लो नहीं हुआ जितना अब इस स्पेयर में हो रहा है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है और अपने स्पेयर से उस स्टोन के ऊपर थ्रस्ट कर देता है। फिर रेटॉन को दिखाया जाता है जो अभी भी हंस रहा होता है और मजाक उड़ा रहा होता है, और वहीं रेंगिस सोच रहा होता है, इस स्पेयर को यूज करने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि शुरुआत से ये मेरे बॉडी का एक हिस्सा था। फिर दिखाया जाता है रेंगिस के थ्रस्ट से वो स्टोन भी टूट गया होता है, जिसे देखकर रेटॉन और उसके दोस्त भी हक्के बक्के हो जाते हैं। फिर उसके बाद वही ऑफिसर जो शायद जेके के ऊपर निगरानी रखता था वो कहता है, सच में ये तारीफ के लायक है। फिर एग्जामिनर कहता है, न सिर्फ उसने स्टोन में स्क्रैच किया है बल्कि स्पेयर को उसके आर पार कर दिया है। और वहीं पीछे खड़ा जेके ताली बजाते हुए कहता है, रेंगिस तुमने बहुत अच्छा किया। और वहीं रेंगिस भी इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर उसके बाद वो एग्जामिनर लिखने लगता है। फिर वो कहता है, नंबर 414 पास हो गया, जिसकी बातें सुनकर रेंगिस को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो पास हो गया। फिर जेके उसके पास आते हुए कहता है, हाँ ये सही है, जैसे मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर रेंगिस रोते हुए कहता है, मैं सच में पास हो गया। फिर उसके बाद वो काफी खुश होकर जेके को गले लगा लेता है, जिसे देखकर रेटॉन और उसके दोस्त की जलने लगती है और वो लोग ये कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, वो हर बार लक्की नहीं होगा। फिर उसके बाद एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है, एग्जामिनेशन यहीं पर खत्म हुआ, एंट्रेंस सेरेमनी अब शुरू होती है। उसके बाद सुनने के बाद जेके कहता है, एंट्रेंस सेरेमनी, क्या इसी के लिए ये एग्जामिनेशन था? फिर रेंगिस कहता है, एंटर करने के बाद और भी टेस्ट हो सकते हैं। फिर जेके कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर रेंगिस कहता है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ ऑफिसर्स को आते हुए दिखाया जाता है। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है, एल ड्रैगन फैमिली के लीडरशिप में कांग्रेचुलेशन स्पीच देंगे। फिर उन ऑफिसर के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा सोर्स पावर निकल रहा था। फिर जेके कहता है, वो उदास चेहरा वाला आदमी कौन है? फिर रेंगिस कहता है, वो फैमिली हेड है। फिर जेके कहता है, क्या फैमिली हेड? उसका चेहरा उदास क्यों है, वो खुश नहीं हो सकता क्या? उसके बाद सुनकर रेंगिस घबराते हुए उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, प्लीज चुप हो जाओ। फिर उसके बाद रेंगिस अपने हाथ को हटाता है और कहता है, प्लीज चुप रहना। फिर उसके बाद जेके सामने की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो ये है अभी के एल ड्रैगन फैमिली का स्ट्रेंथ। यहाँ कई सारे 7 स्टार लेवल के हैं और अच्छे नंबर में 6 स्टार लेवल के भी हैं। ये काफी अच्छा फोर्स है। और इसके अलावा वो आदमी है अभी के एल ड्रैगन फैमिली का हेड। फिर उसके बाद बताया जाता है, ये एल ड्रैगन फैमिली के हेड बालजा एल ड्रैगन है। उसे देखकर जेके कहता है, ये 8 स्टार लेवल का है। अगर 1000 साल पहले की बात की जाए तो 8 स्टार लेवल के दर्जन से भी कम लोग थे, लेकिन अभी के समय पता नहीं कितने लोग हैं। फिर जेके कहता है, मुझे ये पसंद नहीं।
जिसकी बातों को रेंगिस समझ नहीं पाता। फिर वो मन ही मन कहता है मुझे ये पसंद नहीं, ये सोचकर कि वो मेरा फादर है। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है सभी लोग मास्टर बालजा की बातों पर ध्यान दे। फिर उसके बाद फैमिली हेड अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहते हैं एल ड्रैगन फैमिली का फ्लैश और ब्लड बनने की कोशिश करो। पर उस प्रेशर का जेके के ऊपर कुछ असर नहीं होता। पर उस प्रेशर के वजह से बाकी सभी लोगों को काफी दिक्कत होने लगता है और उस प्रेशर का असर रेंगिस को भी हो रहा था। और जैसे जैसे फैमिली हेड बोलते जाते हैं वैसे ही प्रेशर बढ़ते जाता है और उसके वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। उसे देखकर जेके सोचने लगता है इसके अंदर काफी जबरदस्त नफरत है। मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन मुझे ये पसंद आया। फिर उसके बाद फैमिली हेड स्पीच देने के बाद वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद एक ऑफिसर ताली बजाते हुए कहता है ये ग्रेटफुल शब्द थे जो आपको सुनने का मौका मिला। मास्टर बालजा तुम यंग लोगों से काफी उम्मीदें रखते हैं। उसे देखकर जेके सोचने लगता है ये कौन है। फिर वो ऑफिसर कहता है मेहनत करो यंग लोग। फिर उसके बाद वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से हंसी मजाक करके बात करने लगता है, जिसे देखकर जेके सोचने लगता है मुझे नहीं पता वो कौन है लेकिन उसके वजह से यहाँ का माहौल बदल गया है। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है अब हम डॉर्मेट्री असाइनमेंट का अनाउंस करेंगे तो जिसका नाम बुलाया जाएगा वो आगे आए। फिर जेके कहता है क्या हम सभी लोग एक ही जगह नहीं जा रहे हैं। फिर रेंगिस कहता है हाँ, यहाँ 4 ड्रैगन्स नेस्ट हैं। जो स्टूडेंट इंटर करते हैं वो ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ हॉल में असाइन होते हैं। फिर जेके कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके बाद जेके का नंबर आ जाता है। फिर जेके अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है मेरे जाने की बारी आ गई, अपना ख्याल रखना रेंगिस। फिर रेंगिस कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना जेके। फिर उसके बाद ड्रैगन्स नेस्ट के ईस्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है। फिर जेके को दिखाया जाता है जो डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा था और वो सोच रहा था 1000 साल में यहाँ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। और वो एक पेपर को देखते हुए जा रहा था। फिर उसके बाद वो एक जगह पर रुक जाता है। फिर उसके बाद वो एक दरवाजे के पास रुक जाता है और कहता है ये रहा, मेरा रूममेट पहले ही अंदर आ गया होगा क्योंकि मैं रास्ता भूल गया था इसलिए मुझे आने में देर हो गई। फिर उसके बाद जेके दरवाजा खोलता है और कहता है मेरा इंतजार करने के लिए मुझे माफ कर देना, आज से हम लोग एक ही रूम में रहेंगे। पर वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने रेंगिस था। फिर जेके स्माइल करते हुए कहता है रेंगिस ऐसे लगता है हम दोनों के बीच काफी अच्छा कनेक्शन है। फिर रेंगिस कहता है मुझे ऐसा लगा था कि अकेले ही रहना पड़ेगा लेकिन तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। फिर जेके कहता है क्या तुम्हारा आज का कोई प्लान नहीं है। फिर रेंगिस कहता है कल से ट्रेनिंग शुरू होने वाला है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा। फिर जेके कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर रेंगिस कहता है जब अनाउंस कर रहे थे तो क्या तुमने इसे नहीं सुना था। फिर जेके थम्स अप करते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना था। फिर रेंगिस कहता है तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि तुमने उनकी बातें सुनकर बहुत बड़ा काम कर दिया है। वैसे हमें आज जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि कल से ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। फिर जेके कहता है ठीक है। फिर वो सोचने लगता है मैं तो यहाँ से भागकर एक लंबी जर्नी के बारे में प्लान कर रहा था लेकिन उस रीजनरेशन स्टोन और उस मेडिसिन को इंट्रेंस एग्जाम में देखने के बाद ऐसा लगता है कुछ समय के लिए एल ड्रैगन फैमिली में रहना बुरा नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेनिंग चल रहा था। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, ये ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक है जिसे एल ड्रैगन फैमिली के 15 हेड ने बनाया था। तुम्हें इस ब्रेथिंग टेक्निक को किसी भी हालत में मास्टर करना होगा और इस टेक्निक को करने में उन लोगों को काफी दिक्कत हो रहा था। फिर इंस्ट्रक्टर मुड़ते हैं और येलो हेयर वाली लड़की जिसका नाम लीका होता है उसे देखकर सोचने लगता है कई लोगों ने ड्रैगन ब्रेथ को मास्टर कर लिया है, स्पेशली मास्टर लीका जिनकी सोर्स पावर ओवरफ्लो कर रही है। ये सबूत है कि वो 2 स्टार के काफी करीब है। फिर वो दूसरे तरफ मुड़ते हुए सोचने लगते हैं लेकिन ये बच्चा कैसे कर पा रहा है। माना कि उसके पास भी फैमिली हेड की ब्लड लाइन है लेकिन बिना इंस्ट्रक्टर के और बिना कुछ सीखे ये बहुत अजीब है कि वो ऐसा कर पा रहा है। फिर जेको को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये सोचना कि मेरे ड्रैगन किंग्स ब्रेथ को इम्प्रूव करके ड्रैगन ब्रेथ का नाम दे दिया गया। फिर बताया जाता है ब्रीथिंग टेक्निक से हम नेचर के सोर्स पावर को अपने बॉडी में सर्कुलेट कर सकते हैं और अपने सोर्स पावर को बढ़ा सकते हैं लेकिन ये यूजर के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। सभी प्रेस्टिजियस फैमिली के पास अपना अलग ब्रीथिंग टेक्निक होता है और जो कंप्लीट टेक्निक होता है उसे सीक्रेट रखा जाता है। ड्रैगन ब्रेथ इसे मास्टर करना आसान है लेकिन इसे सिर्फ आराम करने के स्टेट में ही यूज किया जा सकता है। फिर दिखाया जाता है जेके यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ गिल्फास एल ड्रैगन की सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन किंग्स
रेंगिंग्स ब्रेथ का यूज कर रहा होता है। फिर वो बताता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे चलते फिरते हर समय यूज किया जा सकता है, लेकिन इसे मास्टर करना काफी मुश्किल है। लेकिन इसे कुछ लोग करने में कामयाब हुए। क्योंकि ये टेक्निक काफी मुश्किल था, इसलिए इसे आसान करके ड्रैगन ब्रेथ का नाम दे दिया गया। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि दूसरे मार्शल आर्ट भी 1000 साल में बदल गए होंगे। और वो यही सब सोच सोच कर स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग थके होते हैं, यहाँ तक कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे होते हैं। वहीं जेके काफी ज्यादा खाना खा रहा होता है। फिर वो कहता है रेंगिस, आखिर तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी। फिर रेंगिस कहता है तुम इतना एनर्जेटिक क्यों हो? क्या तुम्हारा स्टेमिना खत्म नहीं होता? फिर जेके कहता है बात ऐसी है, तुम लोगों का ही स्टेमिना कम है, इसलिए तुम्हें ज्यादा खाना और ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहिए। फिर वो रेटोन की तरफ देखकर सोचने लगता है, पर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने पहले ही काफी अच्छी ट्रेनिंग की है। फिर तभी वहाँ लीका आते हुए कहते हैं तुम सच में काफी अमेजिंग हो। फिर जेके कहता है आखिर तुम हो कौन? जिसकी बातें सुनकर रेंगिस पिए हुए पानी को उगल देता है। फिर वो जेके के पास आकर उसके कानों में धीरे से बोलता है ये फैमिली हेड की बेटी मास्टर लीका है। फिर जेके कहता है पर मैं इसे नहीं जानता। फिर रेंगिस घबराते हुए कहता है जोर से मत बोलो, वो अगले फैमिली हेड के कैंडिडेट हैं, उससे हम दूसरे लोगों की तरह नॉर्मली बात नहीं कर सकते। फिर जेके कहता है मैं भी फैमिली हेड का बेटा हूँ। जिसकी बातें सुनने के बाद रेंगिस को कुछ समझ में नहीं आता। फिर लीका कहती है क्या ये सच है? क्या तुम सच में फैमिली हेड के इलेजिमेट बेटे हो? फिर बताया जाता है ये अगली फैमिली हेड कैंडिडेट है और इसका नाम लीका टाइफूना एल ड्रैगन है। फिर जेके कहता है आखिर मैं इस तरह की बातों को झूठ क्यों बोलूंगा? फिर लीका कहती है तो तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तुमने सिर्फ अपने हाथों से रीजनरेशन स्टोन को तोड़ दिया। आखिर बिना किसी सपोर्ट या एक इलेजिमेट बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? फिर जेके कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैं हूँ। जिसकी बातों को लीका समझ नहीं पाती। फिर वो अगले ही पल हंसते हुए कहती है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। फिर वो कहती है ये कैसे रहेगा कि तुम मेरे अंडर काम करो? फिर जेके कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर लीका कहती है मैं ये कह रही हूँ तुम मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। आखिरकार तुम्हें तो साथी की जरूरत पड़ेगी ही ना, तो अपने पावर का यूज करके मुझे फैमिली हेड बनने में मेरी मदद करो। इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। फिर जेके कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर लीका कहती है तुमने अभी क्या कहा? फिर वो सीरियस हो जाती है और अपने ऑरा को निकालते हुए कहती है मुझे ये मत कहना कि तुम भी फैमिली हेड बनना चाहते हो। उसे देखकर जेके सोचने लगता है वो इस उम्र में 2 स्टार लेवल तक पहुँचने वाली है और बॉडी से अपने ऑरा को भी निकाल सकती है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर वो कहता है तुम जो चाहो वो करो, ना तो मुझे फैमिली हेड बनने में इंटरेस्ट है और न ही तुम्हारे सबॉर्डिनेट बनने में। उसकी बातें सुनकर वो अपने जगह से खड़ी हो जाती है और अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहती है तो आखिर तुम क्या चाहते हो? और उसकी बातें सुनने के बाद जेके भी गुस्सा हो जाता है और छुरी चम्मच को लीका के हाथ के पास टेबल के ऊपर खोप देता है और अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है मैं किसी के भी अंडर में काम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और उसके ऑरा से जिससे लीका भी पीछे हट जाती है और वो सोचने लगती है क्या मैं उससे डर गई? फिर तभी रेंगिस खड़े हो जाता है और जेके को चुप कराने की कोशिश करने लगता है। फिर लीका गुस्से से कहती है तो मैं तुम्हें सबमिट करने के लिए मजबूर कर दूंगी, चलो मेरे से डुअल करो। जिसकी बातें सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का भागते हुए कहता है चलो मास्टर लीका का डुअल होने वाला है। फिर दूसरा कहता है क्या मास्टर लीका जो टाइफूना फैमिली से है, लेकिन आखिर उसके साथ कौन डुअल करने वाला है? फिर दिखाया जाता है वो लोग ग्राउंड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जेके को कोई भी नहीं जान रहा होता है। फिर जेके कहता है ऐसा लगता है ये मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। फिर रेंगिस कहता है आपका ओपोनेंट मास्टर लीका है। फिर जेके कहता है अगर ये तुम भी कह रहे हो तो भी मैं सच में उसे नहीं जानता, और दूसरी बात तुम मुझसे फॉर्मली बात क्यों कर रहे हो? फिर रेंगिस कहता है बिल्कुल क्योंकि आप फैमिली हेड के बेटे हो। फिर जेके कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम जैसा चाहो वैसा कह सकते हो। फिर रेंगिस कहता है आपको इस डुअल के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। फिर वो बोलने लगता है मास्टर लीका फैमिली हेड की बेटी और एल ड्रैगन हाउस की 4 ग्रेट फैमिली में से एक टाइफूना फैमिली की है, और उसने सिर्फ 7 साल में ही अपनी फैमिली की लाइटनिंग ग्रेट शॉट टेक्निक की सभी
सभी फॉर्म को मास्टर कर ली थी। उसकी बातें सुनने के बाद जेके कहता है वो फैमिली हेड की बेटी है, इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जिसकी बातें सुनने के बाद रेंगिस अपना सिर पकड़ लेता है। फिर जेके कहता है कुछ भी मत कहो। जिसकी बातें सुनकर रेंगिस हैरान हो जाता है। फिर जेके हंसते हुए कहता है अगर मुझे कुछ भी नहीं पता होगा तो मैं फाइट को और भी एंजॉय कर पाऊंगा। फिर रेंगिस कहता है मास्टर ली का अपनी उम्र में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। फिर जेके कहता है अब मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता, और इसके अलावा ऐसा लगता है वो पहले से ही तैयार है। फिर लीका अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है अगर तुम्हारा बकवास करना खत्म हो गया है तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जेके कहता है मैं तो पहले से ही फाइट करने के लिए तैयार हूँ। फिर रेंगिस वहाँ से जाते हुए कहता है केयरफुल रहना। फिर जेके लीका को कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। फिर वो कहता है आखिर तुमने मुझे चैलेंज क्यों किया। फिर लीका कहती है क्योंकि मैं अगला फैमिली हेड बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हराकर अपने अंडर में लेना चाहती हूँ। फिर जेके कहता है और तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, इससे मेरा क्या लेना देना है। फिर लीका कहते क्या तुम सच में अपने फैमिली के बारे में नहीं जानते, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इलिजिमेट हो। तो मेरे बात ध्यान से सुनो, तुम्हें और मुझे मिलाकर अगले फैमिली हेड के लिए 5 लोग कम्पीट कर रहे हैं, और हर कोई एल ड्रैगन फैमिली के 4 ग्रेट हाउसेस से है। जिस हाउस का बेटा अगला फैमिली हेड बनता है आखिरी में वही मायने रखता है। ड्रैगन नेस्ट में हम सभी लोग यहाँ अपने हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपने ब्रदर से कम्पीट करने के लिए साथी की जरूरत है। उसकी बातें सुनने के बाद जेके सोचने लगता है अच्छा तो ये 4 ग्रेट हाउसेस के बीच की लड़ाई है। फिर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर लीका कहते हैं इसीलिए एक कैंडिडेट के तौर पे मुझे अपने प्लेस को सिक्योर रखना होगा। फिर उसके बाद वो अपने जगह से जंप कर देती है और जेके के ऊपर अटैक करते हुए कहती है इसीलिए मुझे आज तुम्हें यहीं पर हराना होगा। पर जेके साइड होकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और स्माइल करने लगता है। फिर लीका फिर से अटैक करती है लेकिन जेके पीछे हटकर फिर से डॉज कर लेता है। उस डुअल को देखकर वहाँ के ट्रेनी सभी लोग लीका की तारीफ करने लगते हैं। फिर लीका को दिखाया जाता है जो जेके के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रही थी और उससे भी काफी दिक्कत हो रहा था, पर जेके उन सभी अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था, जिसे देखकर रेंगिस सोचने लगता है ये अमेजिंग है। फिर जेके कहता है इस तरह के स्टाइल को मैंने पहले कभी नहीं देखा, और इतना ज्यादा स्पीड, ये यकीन करना मुश्किल है कि तुम 1 स्टार लेवल पर हो। उसकी बातें सुनकर लीका कहती है अपना बकवास करना बंद करो और फाइट पर ध्यान दो। फिर जेके कहता है ठीक है मैं फाइट पर ध्यान देता हूँ, और वो ये बोलकर अपने हाथों में सोर्स पावर को एक्यूमुलेट करता है। फिर दिखाया जाता है जैसे ही लीका जेके के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, जेके उसके पेट में एक पंच मार देता है जिसके वजह से उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो घुटने के बल जमीन पर बैठ जाती है, जिसे देखकर वहाँ सभी ट्रेनी हैरान हो जाते हैं। फिर लीका कहती है आखिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं 1 स्टार लेवल के तौर पे काफी ज्यादा तेज हूँ। फिर जेके कहता है ये बात सच है कि तुम ज्यादातर 1 स्टार लेवल से काफी तेज हो, लेकिन आखिरकार तुम अभी भी 1 स्टार लेवल पर हो। फिर लीका कहती है तुम भी तो 1 स्टार लेवल पर हो, तो मैं तुम्हारे साथ कीप अप क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर जेके कहता है ये सिंपल है, तुम्हारे ब्रेथ, तुम्हारे मसल और आंखों के मूवमेंट को ध्यान दिया जाए तो तुम्हारे अगले मूव को प्रेडिक्ट करना आसान है, ये सब एक्सपीरियंस का नतीजा है। फिर लीका जेके के ऊपर अटैक करते हुए कहती है रिडिकुलस मत बनो। फिर जेके नीचे झुककर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बैक फ्लिप मार के उसके शॉट को अपने पैर से किक करता है। फिर वो कहता है मैंने पहले ही कह दिया था तुम्हारे मूव को प्रेडिक्ट करना आसान है। फिर वो लीका के ऊपर पंच मार देता है जिसके वजह से वो दीवार में जाकर टकरा जाती है, और जेके को ऐसा करता देखकर वहाँ सभी ट्रेनी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को यकीन नहीं होता कि लीका हार गई, और उसे देखकर रेंगिस जेके की तारीफ करने लगता है। फिर जेके कहता है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, जिसकी बातों को रेंगिस समझ नहीं पाता। फिर जेके कहता है उसने मेरे अटैक को झेलने के लिए अपनी सभी सोर्स पावर को कोर में इकट्ठा कर लिया, सच में ये तारीफ के लायक है। फिर दिखाया जाता है लीका जख्मी होती है पर वो हार नहीं मान रही होती है, जिसे देखकर रेंगिस समझाने की कोशिश करता है। तभी जेके उसे रोकते हुए कहता है रेंगिस पीछे हट जाओ, नहीं तो अगर तुम बीच में फंस गए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर वो लीका को कहता है इसमें कोई भी शक
नहीं है, तुम अब 2 स्टार तक पहुंच गई हो। उसे देखकर ट्रेनी लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर बताया जाता है 2 स्टार ये एक ऐसा रेल्म है जहां कोई आदमी पहुंचने के बाद अपने सोर्स पावर को बाहर प्रोजेक्ट कर सकता है। इसे मार्शल आर्ट के लिए शेप दिया जाता है और इस प्रोजेक्शन को ऑरा कहते हैं। फिर लीका कहती है मैं सच में तुम्हारी कर्जदार हूँ, मैं तुम्हारे वजह से ही 2 स्टार तक पहुँच पाई। फिर वो जेके के ऊपर अटैक करते हुए कहती है और अब बिल्कुल भी तुम्हारे पास चांस नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो। पर जेके उसके अटैक से बच जाता है और कहता है ये अनएक्सपेक्टेड था। पर तभी दिखाया जाता है उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है जिसे देखकर वो भी हैरान हो गया था। फिर वो अपने गाल को छूते हुए कहता है मैं श्योर हूँ मैंने डॉज किया था। फिर लीका आते हुए कहती है यही मेरी ताकत है। फिर वो जबरदस्त लाइटनिंग रिलीज करते हुए कहती है 2 स्टार अवेकन ऑरा के साथ तुम मेरे थंडर ग्रेट शॉट टेक्निक का मजा चखोगे। गाइस ये वही लाइटनिंग ग्रेट शॉट टेक्निक है और इसी की तरह कुछ कुछ और चीजों का भी नाम चेंज कर दिया गया है। फिर जेके कहता है मुझे तुमसे एक और चीज देखने को मिल गई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। फिर वो इस्माइल करते हुए कहता है और ऐसे लगता है ये उन चीजों में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। फिर उसके बाद लीका अपने थंडर ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट का जेके के ऊपर लाइटनिंग फ्लैश का अटैक करती है। फिर जेके कहता है रुको आखिर तुम लाइटनिंग को कैसे यूज कर पा रही हो। फिर वो हंसते हुए कहता है ये तो इंसेन है। फिर लीका अपने को जमीन पर गाड़ती है और थंडर नेट का यूज करते हुए कहती है ऐसे लगता है इसमें तुम्हें काफी मजा आ रहा है। फिर जेके कहता है तुम इसे कैसे भी देखो मेरे अभी करंट स्टेट में इस लाइटनिंग को संभालना काफी मुश्किल है। और उसे देखकर ट्रेनी कहते हैं क्या सच में 1 स्टार और 2 स्टार के ताकत के बीच इतना ज्यादा फर्क होता है। और वहीं जेके लीका को देखकर सोच रहा होता है उसके मूवमेंट पहले की तरह ही सिंपल है पर वो अब 2 स्टार पर है जिस वजह से उसके थंडर ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट की पावर बढ़ गई है और उसके स्पीड भी पहले से बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात 1000 साल पहले लाइटनिंग को इस तरह से यूज करना इम्पॉसिबल था। मैं उसके ऊपर अटैक करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये सोचने से रोक नहीं पा रहा हूँ आखिर ये किस तरह की पावर है। फिर लीका कहती है तुम इस सिचुएशन में भी इस्माइल कर रहे हो, तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चेहरे के इस स्माइल को खत्म कर दूंगी। फिर उसके बाद लीका लाइटनिंग स्विफ्ट का यूज करती है और बहुत तेजी से अपनी जगह से जेके के पास जाकर अटैक कर देती है लेकिन जेके सही समय पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर जेके कहता है तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम जीता जागता थंडरबोल्ट हो। तभी लीका उसके ऊपर अटैक कर देती है जो अटैक जेके को लगता भी है और उस अटैक की वजह से जेके फेंका कर दीवार से टकरा जाता है। तो गाइस मैं इसे अब से रेंगिस की जगह लैंगिस कहूंगा। फिर उसके बाद ऐसा होते हुए देखकर लैंगिस ग्राउंड के ऊपर जंप कर जेके की तरफ जाने लगता है। फिर जेके को दिखाया जाता है जो इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है पर तब भी वो खड़े होकर स्माइल कर रहा होता है। तभी लीका जेके के ऊपर लाइटनिंग फ्लैश का अटैक कर देती है और उस अटैक को भी जेके साइड हटकर डॉज कर लेता है। फिर वो फिर से अपने पैर जमीन पर पटक कर खड़े होकर स्माइल करने लगता है। फिर तभी वहाँ लैंगिस आकर रुकने के लिए कहता है। फिर लेका कहती है क्या तुम देख नहीं सकते वो अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है, तुम रोक कर सिर्फ उसकी बेइज्जती करोगे। फिर लैंगिस कहता है मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, आप काफी स्ट्रॉन्ग हैं। फिर लेका कहती है अगर वो सरेंडर करके मेरी लॉयलिटी की शपथ लेता है तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर जेके स्माइल करने लगता है। फिर लेका कहती है भले ही तुम एक इलेजिमेट बच्चे हो लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एल ड्रैगन फैमिली की प्राइड है, तो ठीक है मैं इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। फिर वो अपने थंडर ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट का फर्स्ट सीक्रेट आर्ट हेवनली थंडर यूज करती है जिसके वजह से आसमान से एक जबरदस्त लाइटनिंग जेके के ऊपर गिरता है और इस लाइटनिंग के वजह से जेके की चीखें निकल जाती हैं जिसे देखकर लैंगिस काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर जेके को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिरा पड़ा होता है। फिर उसके बाद लेका अपने शॉट को जमीन पर गाड़ते हुए कहती है मुझे माफ कर दो लेकिन मैच अब यहीं पर खत्म होता है। पर तभी उसके पीछे से जबरदस्त लाइटनिंग रिलीज होती है और पीछे से आवाज आता है क्या सच में ऐसी बात है। फिर तभी लेका पीछे मुड़कर हैरान होते हुए कहती है आखिर तुम लाइटनिंग को कैसे यूज कर पा रहे हो। फिर उसके बाद जेके उसके पास आते हुए कहता है तुम ये क्या पूछ रही हो, मुझे
इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसकी बातें सुनकर लेका को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जेके कहता है मैं इस पावर के लिए क्यूरियस था, इसलिए मैं जानबूझकर तुम्हारे अटैक को खा रहा था और तुम्हारे उस आखिरी अटैक की वजह से मैं अब इस पावर का भी यूज कर सकता हूँ। फिर लेका कहती है क्या तुम इसे यूज कर सकते हो, पर ये कैसे पॉसिबल है। फिर जेके सोचने लगता है जब उसने आखिरी अटैक किया तो मैंने उसी समय अपने ड्रैगन किंग ब्रेथ का यूज किया, जिसने उस लाइटनिंग एनर्जी से रिएक्ट किया और अब वो लाइटनिंग एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। इससे पहले कि मुझे ये एहसास हो वो लाइटनिंग मेरे अंदर अपने आप ही बहने लगी, पर मैं उसे कंट्रोल करने में कामयाब रहा। फिर जेके कहता है मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है तुम्हारे पास किसी तरह की रेयर बॉडी है, क्योंकि ये थंडर ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट तुम्हारी फैमिली की टेक्निक है, तो हो सकता है तुम्हारे पूरे क्लैन के पास स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये सोचना कि ट्रू सोर्स पावर को लाइटनिंग के साथ फ्यूज किया जा सकता है, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन था। और इसके अलावा तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं 2 स्टार तक पहुंच पाया। पर तभी लेका जेके के ऊपर अटैक कर देती है। फिर जेके कहता है अब मैं भी 2 स्टार तक पहुंच गया हूँ, तो इसलिए अब ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट को दिखाया जाता है, पर जेके अपने लाइटनिंग को यूज करके वहाँ से बहुत तेजी से निकल गया था। अब जब ये ट्रू सोर्स पावर लाइटनिंग के साथ फ्यूज हुआ है तो ये बॉडी के मसल्स और नर्व को मजबूत और स्टिमुलेट बना देते हैं। ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ऐसे लगता है मैं इसे जल्दी समझ लूंगा। उसे देखकर लैंगी सोचने लगता है ये 2 सक्सेसर के बीच की फाइट है, ना तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और ना ही उनकी फाइट को रोक सकता हूँ। मैं उनके सामने सिर्फ एक मामूली सा लड़का हूँ, यहाँ तक कि लेका के लाइटनिंग स्लैश भी उस तक नहीं पहुँच पा रहा है। फिर उसके बाद लेका कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर जेके कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो उसके शॉट के ऊपर अपने पैर से किक करते हुए कहता है मैं सच में तुमसे सीरियसली फाइट कर रहा हूँ। और इस किक के फोर्स की वजह से लेका भी पीछे धकेला जाती है। फिर जेके स्ट्रेच करते हुए सोचने लगता है अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। फिर वो कहता है काफी समय हो गया, पर मैंने नए टेक्निक बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। उसकी बातें सुनकर लेका हैरान हो जाती है। फिर वो सोचने लगता है इस टेक्निक को मुझे स्पेशल फॉर्म नाम देना चाहिए, जिसकी बातें सुनकर लेका सोचने लगती है एक टेक्निक, क्या इसका मतलब ये है कि इसने किसी तरह के सीक्रेट कॉम्बैट आर्ट का ट्रेनिंग किया है। लेकिन ऐसा कौन सा हाउस होगा जो इसे सपोर्ट करेगा, और क्या सच में ये इतना आसानी से एक नया टेक्निक बना सकता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर तभी जेके लेका के पास आ जाता है और कहता है फाइट के बीच ध्यान नहीं भटकना चाहिए। और लेका उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि जेके यहाँ पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर लेका के ऊपर अपना अटैक करता है। और ये अटैक उसके ड्रैगन स्लिंग आर्ट मतलब उसके कॉम्बैट आर्ट का अभी बनाया हुआ स्पेशल फॉर्म, जिसका नाम जेके ने टेम्पेस्ट ऑफ थंडर नाम दिया, उसी अटैक को अभी किया होता है। और इस अटैक के वजह से लेका जमीन पर घुटने के बल गिर जाती है, जिसे देखकर लैंगिस और सभी ट्रेनी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर इस बार लोग जेके की तारीफ करने लगते हैं, और वहीं लेका जमीन पर गिरी हुई सोचने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकती। फिर वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है मुझे अगला फैमिली हेड बनना है, मुझे अपने सभी ब्रदर्स को सरपास करना है, और मुझे इस टाइटल को पाना है कि मैं एब्सोल्युटली किसी से हार नहीं सकती। फिर तभी वहाँ जेके आते हुए कहता है ये फाइट सच में काफी शानदार थी, नए चीजों को सीखना सच में काफी मजेदार है। फिर वो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है पर ये आखिरी बार नहीं होगा है ना, चलो फिर से फाइट करते हैं लेका। और यहाँ पर लेका भी शर्माने लगी थी।